Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. My name is Sunidhi Sachdeva and in today's video we will discuss a recent judgment of the Supreme Court. This video is a part of the series of top 100 judgments for CLAT PG 2026. The name of the case is Vasant Elias Girish versus State of Karnataka. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी विच टॉक्स अबाउट कॉमन इंटेंशन को बहुत एलैबोरेटिवली डिस्कस करा है और ये बताया है कि कब आप किसी पर्सन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लगा के उसे सेक्शन 34 आईपीसी लगा के उसमें आप उसे पनिश कर सकते हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस और बहुत सारे केसेस को समझाते हुए कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में डिफरेंस समझाया है। अब ये जो सारे टर्म्स हैं ये आईपीसी में फॉल करते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो अगर आप ये जजमेंट पढ़ोगे तो इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अबाउट व्हाट आईपीसी इज ऑल अबाउट। सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डिसीजन, लेट अस सी द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। तो इसमें एक हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ होते हैं और हस्बैंड की मदर होती है। इन दोनों की शादी को 8 साल हो गए होते हैं। रिमेंबर 8 साल हो गए हैं। अगर यहाँ पर 7 साल हो गए होते तो हम डाउरी डेथ के एंगल को एनालाइज करते, विच इज प्रोवाइडेड अंडर 304B ऑफ द आईपीसी। बट बिकॉज 8 साल हो गए हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो W है शी फेसेस कॉन्स्टेंट हैरेसमेंट फ्रॉम द मदर इन लॉ एज वेल एज द हस्बैंड। ये डाउरी के लिए W को परेशान करते हैं एंड ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट दिस मदर इन लॉ शी पोर्स केरोसिन ओवर W एंड पुट्स हर ऑन फायर। सो उसके बाद W के जो नेबर्स होते हैं, मतलब इस घर के जो नेबर्स होते हैं, वो शोर सुन के उनके घर आते हैं एंड दे टेक W टू द हॉस्पिटल। वहाँ पर W एक डाइंग डिक्लेरेशन देती है जिसमें वो बोलती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ऊपर केरोसिन गिराया और उन्होंने माचिस से आग लगा दी। और वहाँ पर वो ये चीज़ बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड थे ही ट्राइड एक्सटिंग्विशिंग द फायर, उन्होंने फायर बुझाने की कोशिश करी मेरे ऊपर पानी डाल के। दिस वॉज द की एविडेंस एंड इन द और उसके इस डाइंग डिक्लेरेशन के एक हफ्ते बाद वो मर जाती है। तो अब यहाँ पर FIR फाइल होती है H और उसकी मदर के खिलाफ। नाउ द ट्रायल कोर्ट एनालाइजेज वेरियस एविडेंसेस इंक्लूडिंग द डाइंग डिक्लेरेशन गिवन बाय द W एंड ट्रायल कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन that the prosecution has failed to establish the guilt of the accused persons beyond reasonable doubt। इसलिए ट्रायल कोर्ट में दोनों अक्यूज को एक्विटल मिल जाता है। अब इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, बिकॉज अ क्राइम इज प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक्विटल रिवर्स कर देता है और दोनों को, H को भी और H की मदर को भी, सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी में कन्विक्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ तो क्लियर थी कि जो H की मदर थी, मतलब जो वाइफ जो विक्टिम है, जो उसकी मदर इन लॉ थी, उसने उसके ऊपर केरोसिन गिराया है एंड उसने आग लगाई है। पर यहाँ पर H की लायबिलिटी को वो कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी एंड हाई कोर्ट की रीजनिंग होती है कि हस्बैंड डिड नॉट टेक हिज वाइफ टू द हॉस्पिटल एंड हाई कोर्ट प्रिज्यूम्ड शेयर्ड कॉमन इंटेंशन विद मदर इन लॉ। अब इनकी रीजनिंग फ्लॉड है क्योंकि आप इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड। एक बार के लिए आप नॉलेज प्रिज्यूम कर सकते हो बट आप इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है वो हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट ने सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट
और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिस्टिंग्विश करा है। उसके लिए वी हैव दिस चार्ट। सेक्शन 34 में लाइबिलिटी तब बनती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स हों और कॉमन इंटेंशन हो। सेक्शन 34 में लायबल होने के लिए आपको 4 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। ए और बी हैं, इन दोनों की कॉमन इंटेंशन बनती है कि ये लोग एक्स को मारेंगे, एक्स का मर्डर करेंगे। अब इन्होंने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करी और ये दोनों एक रात को एक्स के घर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुँच के ये लोग किसी तरह चोरी छुप के घर में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक्स अकेला होता है, तो ये जो बी होता है ना, वो एक्स को जकड़ लेता है, उसकी दोनों बाजुएं पीछे से पकड़ लेता है, और जो ए होता है वो अपनी नाइफ से एक्स को स्टैब करता है। अब अगर देखा जाए तो मर्डर जो हुआ है वो तो करा है ए ने, क्योंकि स्टैबिंग तो इसने करी है, पर यहाँ पर हम बी की लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। अब अगर हमने बी को लायबल कराना है मर्डर के लिए, तो हमें यहाँ पे 4 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। एक तो ऑफेंस वॉज कमिटेड, यहाँ ऑफेंस हुआ, यहाँ एक्स का मर्डर हुआ। सेकेंड चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ऑफेंस वॉज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। अब प्रोसिक्यूशन यहाँ पर किसी तरह से ए और बी की कॉमन इंटेंशन प्रूफ करेगा, मे बी विद द व्हाट्सएप चैट्स, मे बी ने ए को कोई लेटर लिखा हो, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर कॉमन इंटेंशन प्रूफ करी जाएगी। थर्ड चीज़ उन्हें प्रूफ करनी पड़ेगी दैट देयर वॉज फिजिकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर बी ने, ऑल्दो उसने डायरेक्टली स्टैब नहीं करा, बट उसने फिजिकली पार्टिसिपेट करा क्योंकि उसने एक्स को जकड़ लिया, एंड दैट्स व्हाई ए हैज स्टैब्ड एक्स। सो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 34? ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस इज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एंड फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स इज देयर। अगर आप ये चीज़ें प्रूफ कर देते हो तो बी की लायबिलिटी भी बन जाएगी अंडर सेक्शन 34। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन बहुत ज़रूरी है सेक्शन 34 को प्रूफ करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लो ए की भी इंटेंशन है कि वो एक्स को मारे, बी की भी इंटेंशन है कि वो एक्स को मारे, पर दोनों की कॉमन इंटेंशन नहीं है। दोनों ने साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी, साथ मिलके डिसाइड नहीं करा कि हम एक्स को कैसे मारेंगे। दोनों ने अपनी अपनी सूझबूझ लगाई, एक ने उसे गोली मार दी, एक ने उसे स्टैब कर दिया या वॉटएवर। बट वहाँ पर अगर आप कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाए, ऑल्दो उनकी सिमिलर इंटेंशन थी, तो आप सेक्शन 34 में उसे लायबल नहीं कर सकते। देन देयर इज कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइंड है सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी में। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए कि ऑफेंस शुड बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो कि अगर ये 5 जने हैं, ए बी सी डी ई, इन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया कि हमें एक डॉक्टर को मोहल्ले से बाहर निकालना है, ठीक है, एक्स डॉक्टर को मोहल्ले से बाहर निकालना है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो एक्स का बॉडीगार्ड है वाई, उसे एक बंदा मार देता है। अनलॉफुल असेंबली का एक बंदा वाई को मार देता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस कॉमन ऑब्जेक्ट। इन दिस केस जो बी है वो वाई का पुराना दोस्त होता है और उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वाई का मर्डर हो, बट बिकॉज वाई का मर्डर हुआ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, बी विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द मर्डर ऑफ वाई, राइट। सो दिस इज कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑफेंस होता है, ऑफेंस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, और एक अनलॉफुल असेंबली होती है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। दिस इज कॉमन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज, अब इसमें कोर्ट ने क्या डिस्टिंग्विश करा कि सेक्शन 34 को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से कैसे डिस्टिंग्विश करें। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा डिफाइंड है 120A और 120B में।
120A में डेफिनेशन है, 120B में पनिशमेंट है। 120A में है अगर आप अग्रीमेंट करते हो एक इलीगल एक्ट करने का तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। अब इलीगल एक्ट क्या हो सकता है? इट कुड बी एन ऑफेंस, इट कुड बी अ सिविल रॉन्ग और इट कुड बी समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड अगर आप अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस करते हो तो स्ट्रेट अवे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी 120B में। पर अगर आप अग्रीमेंट टू कमिट अ सिविल रॉन्ग करते हो या अग्रीमेंट टू कमिट एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ करते हो तो सिर्फ अग्रीमेंट से बात नहीं बनेगी, आपको एक एक्ट करना पड़ेगा इन परसुएंस ऑफ दैट अग्रीमेंट। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिस्टिंग्विश कर दिया। देन इट टॉक्ड अबाउट अबेटमेंट विच इज ऑल्सो एन इनक्वेट ऑफेंस। सेक्शन 34 को इन्होंने अबेटमेंट के साथ भी डिस्टिंग्विश करा और ये चीज़ बोली कि अबेटमेंट 3 तरीकों से हो सकती है, बाय इंस्टिगेशन, बाय इंटेंशनल एडिंग एंड बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर भी अग्रीमेंट बनता है, यहाँ पर भी अग्रीमेंट बनता है, दोनों जगह अग्रीमेंट बनता है, पर यहाँ पर फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ईच मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, whereas in section 34 it is required. So that's how इस केस में कोर्ट ने बहुत अच्छे से सेक्शन 34 को 149 के साथ डिफ्रेंशिएट करा, सिमिलर इंटेंशन के साथ डिफ्रेंशिएट करा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ डिफ्रेंशिएट करा और अबेटमेंट के साथ डिफ्रेंशिएट करा। नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। यहाँ पर जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को ऑब्जर्व करा। डाइंग डिक्लेरेशन में ये चीज़ लिखी थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ऊपर केरोसिन डाला, उन्होंने आग लगाई और मेरे हस्बैंड ने उसे बुझाने की कोशिश करी। तो कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट से पूछा कि आप किस बेसिस पे हस्बैंड को पनिश कर रहे हो? हस्बैंड के अगेंस्ट तो कोई एविडेंस ही नहीं है। नो मेंशन इन डाइंग डिक्लेरेशन और ओरल एविडेंस ऑफ हिज रोल इन प्लानिंग और एडिंग द ऑफेंस। The husband was only mentioned for having splashed water and not as a participant. And अगर आपको उसे सेक्शन 34 में लाइबल कराना है तो आपको एक तो कॉमन इंटेंशन प्रूफ करनी पड़ेगी, वो प्रोसिक्यूशन किसी भी तरीके से नहीं कर पाया है। जस्ट बिकॉज द हस्बैंड वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट इट डज नॉट मीन दैट ही शेयर्ड द कॉमन इंटेंशन विद हिज मदर। सो he did not share the common intention. Further, he did not do any act. There was no physical participation from the husband. So how can you make him liable under section 34? Accordingly, the Supreme Court acquitted the husband and the conviction of the mother-in-law was confirmed. And here यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट को भी डिस्कस करा था। Section 106 Evidence Act was invoked by the state to argue वसंत silence कि जो husband था वो silent था and that amounted to guilt, and अगर वो उस घर में present था so what actually happened in that house, the burden of proving that thing lies upon husband. तो कोर्ट ने यहाँ पर 106 को बोला कि ये inapplicable है because prosecution had failed to establish इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो बर्डन शिफ्ट ही नहीं होगा अपॉन द अक्यूज टू प्रूव कि वहाँ पर उस रात को क्या हुआ था। एंड अकॉर्डिंगली द मदर इन लॉ कन्विक्शन वॉज कन्फर्म्ड एंड द हस्बैंड वॉज एक्विटेड बिकॉज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ फिजिकल पार्टिसिपेशन बाय द हस्बैंड। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत अच्छे से बहुत सारे केसेस के साथ डिस्कस करा है difference between common intention, common object, abetment and criminal conspiracy, and that's why it becomes relevant for CLAT PG 2026. So that is all from my side. यहाँ पर केस लॉज वाली लिस्ट भी है, you can check out that list. You can check out the डिफरेंस वाला टेबल जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि किस में क्या एसेंशियल्स हैं, कितने लोग चाहिए होते हैं. So that was all from my side. Thank you for watching.